आज जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के विषय में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक के बाद जो है मिस वर्ल्ड 2023 के विषय में, सुधा मूर्ति के विषय में और लोकसभा चुनाव 2024 की अधिसूचना जारी होने से पहले जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्त हुए हैं उसके विषय में चर्चा करेंगे। फिर आपको ऑपरेशन इंद्रावती क्या है इसकी चर्चा करेंगे। इन तमाम बातों की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक से। चलिए आइएगा, समझिएगा। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, देखिए प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। हाल के दिनों में अभी मई चल भी रहा है, आपको 3 मई को हम लोगों ने विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया और उस उपलक्ष्य में ही यह सूचकांक भी जारी हुआ। और इस सूचकांक की अगर हम बात करें तो यह सूचकांक रिपोर्टर विदाउट रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स नामक संस्था के द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है। यह जो संस्था है वैश्विक मीडिया, विश्व स्तर की मीडिया की स्थिति का अवलोकन करते हुए सूचकांक जारी करता है। और पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 ईस्वी में जारी हुआ था। पहली बार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2002 ईस्वी में जारी हुआ था और 2002 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष लगातार विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी होता हुआ आया है। जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2024 है, इस सूचकांक की अगर हम बात करें तो इस सूचकांक में विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है। विश्व के 180 देशों को शामिल किया गया है और 180 देशों में हमारे देश भारत की स्थिति की अगर हम लोग बात करें तो हमारे देश भारत का जो स्थिति है बेहद खराब है। और 180 देशों में भारत का स्थान है 159। लगभग हम लोग नीचे से ही 25 के अंदर हैं या टॉप 30 के अंतर्गत नीचे से हम लोग हैं। तो भारत में मीडिया का क्या हाल है इस सूचकांक से आप अनुमान लगा सकते हैं। और मीडिया की अगर आप बात करेंगे तो जो वाजिब सवाल है वो वाजिब सवाल तो मीडिया नहीं ही पूछता है और सवाल सरकार से पूछा जाना चाहिए। और आज की जो हमारी मीडिया है वो हमारी सरकार से यह पूछता है कि मोदी जी आप इतना एनर्जेटिक कैसे रहते हैं? आप आम काट कर खाते हैं या चूस कर या छील कर? आज की जो हमारी मीडिया है उसका ये सवाल है। जबकि सवाल होनी चाहिए देश में आर्थिक असमता बढ़ते जा रहा है, गरीब गरीब होते जा रहा है, अमीर अमीर होते जा रहा है। सवाल इस पर होनी चाहिए। देश में बेरोजगारी अपने चरम स्तर पर है तो सवाल बेरोजगारी पर होनी चाहिए। तो जो हमारा मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दा पर सवाल आज की मीडिया ना के बराबर ही करती है। और इसके अलावे एक तो देखिए यह जो रिपोर्ट जारी किया जाता है इसमें यह देखा जाता है
कि किस देश में मीडिया को कितना आजादी मिला है, किस देश में मीडिया को कितना आजादी मिला है। मीडिया या प्रेस लोकतंत्र का फोर्थ पिलर माना जाता है, लोकतंत्र का फोर्थ पिलर मीडिया माना जाता है। और प्रेस को मौलिक अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस को अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। प्रेस को अनुच्छेद 19 के 1 के क के तहत स्वतंत्रता दी गई है। और प्रेस यानी मीडिया की अगर हम लोग बात करें तो इस सूचकांक में यह भी देखा जाता है कि मीडिया के साथ सरकार का क्या संबंध है, सरकार मीडिया को आजादी दे रहा है या नहीं दे रहा है। आप देखते होंगे वैसे कोई भी मीडिया जगत के लोग जो सरकार से सवाल खड़ा करता है, अगली सुबह उनके दफ्तर में छापा। इसके बाद आप देखे होंगे एक प्रकरण, स्मृति ईरानी से कोई दैनिक भास्कर का पत्रकार कुछ सवाल किया, उसको नौकरी से बर्खास्त करवा दी। तो आप इसी बात से अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया की क्या स्थिति है, और इस रैंकिंग से आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे देश में मीडिया की क्या स्थिति है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम लोगों से बेहतर पाकिस्तान है। पाकिस्तान को इस सूचकांक में 152 152वां स्थान मिला है, हम लोगों को 159वां स्थान मिला है। हम लोगों से बेहतर इस सूचकांक में पाकिस्तान है। लेकिन पाकिस्तान में भी मीडिया की हालत गंभीर ही है। 159 152 में बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बेहतर पाकिस्तान है। अब इस सूचकांक में अगर देखा जाए, पहला स्थान जिस देश को मिला है वह देश है नॉर्वे। दूसरा स्थान जिस देश को मिला है वह है आपको डेनमार्क, और तीसरा स्थान जिस देश को मिला है वह है आपको स्वीडन। तो पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा डेनमार्क और तीसरा स्वीडन। वही अंतिम और 180वां स्थान की अगर हम लोग बात करें तो इरिट्रिया अफ्रीका महादेश के पूर्वी तट पर इरिट्रिया नामक एक छोटा देश है। इस सूचकांक में उसका स्थान 180वां है। फिर 179वां की अगर हम लोग बात करें तो सीरिया, और फिर इसके बाद 178 की अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान, और 177 की अगर हम लोग बात करें तो उत्तरी कोरिया। और चीन का स्थिति इस सूचकांक में हम लोगों से भी गया गुजरा है, 172वां रैंक चीन का है। खैर, इतना देश के सूचकांक के विषय में आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। आपने जो करंट अफेयर का क्वेश्चन एनालिसिस किया है, उस क्वेश्चन में आप इस बात को देखे होंगे कि जो आपको यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं सूचकांक से, उसमें प्रश्न यह होता है कि आपको कौन सी रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है, भारत का रैंकिंग क्या है, टॉप पर कौन है, और साथ ही साथ जो है अंतिम स्थान कौन है। यही सब बात जो है मूल तौर पर आपसे पूछा जाता है। अब आप आगे हेडिंग मारिए, मिस वर्ल्ड 2023। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन प्रत्येक वर्ष विश्व के अलग अलग शहर में होता है, लेकिन इस बार लंबे अरसे के बाद मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत के मुंबई शहर में मार्च 2024 में हुआ है। मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई शहर में मार्च 2024 में हुआ है। इसके पहले भारत में 1996 में इस प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। 1996 और 1996 में भारत के बेंगलुरु शहर में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, और 1996 के बाद सीधा 2024 में मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है
लंबे अरसे के बाद हुआ है। और इसमें मिस वर्ल्ड 2023 बनी है क्रिस्टीन पिस्कोवा। क्रिस्टीन पिस्कोवा, क्रिस्टीन पिस्कोवा मिस वर्ल्ड 2023 बनी है आपको क्रिस्टीन पिस्कोवा, यही है, देख लीजिए। तो यही क्रिस्टीन पिस्कोवा है, चेक गणराज्य की रहने वाली है। क्रिस्टीन पिस्कोवा है, चेक गणराज्य की रहने वाली है। चेक गणराज्य जो है यूरोप महादेश, यूरोप महादेश, यूरोप महादेश में यहां पर एक छोटा सा देश है आपको चेक गणराज्य, यहां पर एक छोटा सा देश चेक गणराज्य है और चेक गणराज्य की ही रहने वाली है क्रिस्टीन पिस्कोवा। इसे ही 2023 के मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। और आज तक अगर भारत की बात करें हम लोग, आज तक अगर भारत की बात करें हम लोग, आज तक भारत की अगर हम लोग बात करें, भारत की बात करें अगर हम लोग आज तक के संदर्भ में, तो जो है आपको भारत की 6 महिला ऐसी हैं जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड मिला है। सबसे पहले 1966 ईस्वी में कुमारी रीता फारिया, फिर आपको ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी छिल्लर को 2017 ईस्वी में, प्रियंका चोपड़ा को 2000 ईस्वी में। तो कुमारी रीता फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हेडेन, युक्ता मुखर्जी, प्रियंका चोपड़ा और मानुषी छिल्लर, ये 6 भारतीय महिला है जिन्हें मिस वर्ल्ड का अवार्ड जो है अलग अलग वर्षों में मिला है। तो जो मुख्य बात यह है कि आपको जो मिस वर्ल्ड 2023 घोषित हुई है मुख्य तौर पर उसके नाम को याद रखना है। और एस्थेटिक के संदर्भ में इस बात को याद रखना है कि मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है। तो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला है आपको कुमारी रीता फारिया। एस्थेटिक के संदर्भ में इस बात को जो है आपको याद रखना है, समझे। आगे हेडिंग मारिए, चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त। चुनाव आयुक्त, चुनाव आयुक्त। चलिए देखिए, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अभी लोकसभा चुनाव चल रहे हैं। लोकसभा के चुनाव की अगर हम लोग बात करें तो लोकसभा का चुनाव इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा करवाया जाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के विषय में जानकारी हमें मुख्य तौर पर भारतीय संविधान के भाग 15 का अनुच्छेद 324 से 329 देता है। उसमें अनुच्छेद 324 यह कहता है भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा, भारत का एक निर्वाचन आयोग होगा। और भारत के निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को हुआ है। और चुनाव आयोग चुनाव करवाता है, चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं, चुनाव में मतदाता लोग भाग लेते हैं। तो जो 25 जनवरी जिस तिथि को चुनाव आयोग का गठन हुआ है उस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह आपके बिहार एसआई का पूछा हुआ क्वेश्चन है। स्टैटिक संदर्भ में इस बात को याद रखेंगे। और जब चुनाव आयोग का गठन हुआ था 1950 में, तो उस समय चुनाव आयोग
में सिर्फ एक सदस्य हुआ करता था, लेकिन वर्ष 1993 ईस्वी से चुनाव आयोग में 3 सदस्य हो गए। चुनाव आयोग में एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। चुनाव आयोग में जो एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं, जब मार्च 2024 में इलेक्शन का नोटिफिकेशन जारी होना था, उससे पहले चुनाव आयुक्त 2 चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हो गया। सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त बने रहे, बाद बाकी जो 2 अन्य चुनाव आयुक्त थे दोनों का पद रिक्त हो गया। अब इलेक्शन करवाने थे, इसी वजह से अतिशीघ्र 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। इसी वजह से अतिशीघ्र 2 अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई ताकि लोकसभा का चुनाव जो है आपको सही से हो सके। ठीक है, ताकि चुनाव हो सके। ठीक है, अब देखिएगा आप, अब सवाल यह उठता है कि एक तो हाल फिलहाल में कुछ परिवर्तन हुए हैं, जो कुछ परिवर्तन हुए हैं उसको लेकर के हम बात करेंगे, लेकिन यहां पर सीधे तौर पर आप इस बात को जानिए कि जो आपको चुनाव आयुक्त होते हैं, भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय आयोग है वर्तमान में। एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त, तो 3 चुनाव आयुक्त होते हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, इनकी नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति। लेकिन भारत के राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है। जो 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करता है, उसमें एक प्रधानमंत्री होते हैं, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता होते हैं, लोकसभा में विपक्ष का नेता होता है, और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई कैबिनेट मंत्री होता है। इन तीनों को मिलाकर जो एक समिति बनती है, यह समिति जिसको लेकर यह सिफारिश करता है कि अमुख व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, अमुख व्यक्ति को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बना दिया जाए, तो यह समिति जिसकी सिफारिश करता है उसी को मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्त बनाया जाता है। और एक बात आप जानिए, बिहार एसआई 2024 के लिए यह बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए इसके महत्वपूर्ण होने के पीछे रीजन है। रीजन क्या है? एक तो सबसे पहली बात आप ये जानिए, आप मार्च 2023 में चले जाइए। मार्च 2023 सीधे आज से 1 साल से भी 2 महीना पीछे, मतलब 14 महीना पीछे आप चले जाइए। मार्च 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि भारत में चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे। उसमें एगो प्रधानमंत्री होंगे, एगो लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और एगो भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट, भारत का सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में क्या कह रहा है? भारत का सुप्रीम कोर्ट मार्च 2023 में यह कहा कि भारत में चुनाव
आयुक्तों की नियुक्ति, मुख्य चुनाव आयुक्त हो या अन्य चुनाव आयुक्त हो, उनकी नियुक्ति 3 सदस्यीय समिति करेगा और उस 3 सदस्यीय समिति में एक प्रधानमंत्री होंगे, दूसरा लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे, और तीसरा की अगर हम लोग बात करें तो तीसरा जो है CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करते हुए भारत की संसद ने यह कानून बनाया कि भारत में मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करेंगे, जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और कैबिनेट मंत्री होंगे। एक प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होंगे। तो ये वाला याद रखना है, और आप इस बात को समझिए कि एक तो 2023 से ही चुनाव आयोग लगातार चर्चा में रहा है, और दूसरा रीजन यह है, यहां से प्रश्न पूछने का दूसरा रीजन यह है कि 2024 में लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, तो इसी वजह से यहां से प्रश्न पूछने की संभावना है। और देश के जो प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं सुकुमार सेन, जबकि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार हैं, जो कि देश के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। मार्च 2024 में जब इलेक्शन का नोटिफिकेशन आना था, उससे पहले 2 अन्य चुनाव आयुक्त का पद रिक्त हो गया। तो मार्च 2024 में ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार को 2 अन्य चुनाव आयुक्त के तौर पर नियुक्त किया गया। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त 3 सदस्यीय आयोग है, उसमें मुख्य चुनाव आयुक्त आपको राजीव कुमार और 2 अन्य चुनाव आयुक्त है सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार। ये दोनों एक उत्तराखंड कैडर के आईएएस अधिकारी हैं और एक केरल कैडर के जो है आईएएस अधिकारी हैं। 1988 बैच के एक हैं और एक संभवतः 1994 बैच के हैं। तो खैर ये सब बात आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको यहां पर इस बात को याद रखना है कि 2024 का 18वीं लोकसभा चुनाव राजीव कुमार नामक मुख्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में और सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार नामक 2 अन्य चुनाव आयुक्त के नेतृत्व में हुआ। और आपको भारत के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त या अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति ये 3 सदस्यीय समिति के सिफारिश पर करते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष का नेता और प्रधानमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट एक कैबिनेट मंत्री होते हैं। और भारत में मुख्य तौर पर चुनाव करवाना चुनाव आयोग का काम है। चुनाव आयोग लोकसभा का चुनाव, विधानसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, विधान परिषद का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये तमाम ऐसे चुनाव होते हैं जो निर्वाचन आयोग के द्वारा या इलेक्शन कमीशन के द्वारा या फिर चुनाव आयोग के द्वारा जो है आपको करवाया जाता है। आगे हेडिंग मारिए सुधा मूर्ति कौन है जानते हैं? चर्चा में रहती है हमेशा, है? देखिए, इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। इन्फोसिस एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी है। उसके संस्थापक है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति की ही पत्नी है सुधा मूर्ति। और सुधा मूर्ति समाज सेविका है, लेखिका है, इंजीनियर है, पढ़ी लिखी महिला है, पुस्तक सब लिखने का काम करती है, समाज सेवा से जुड़ी हुई है। इन्हें मार्च 2024 में देश के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत किया गया है। आप सब लोग जानते होंगे
कि संसद का एक सदन राज्यसभा होता है, और संसद का जो एक सदन राज्यसभा होता है, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन राष्ट्रपति साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र से करते हैं। तो राष्ट्रपति को जो यह अधिकार है, राष्ट्रपति ने इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए मार्च 2024 में सुधा मूर्ति को राज्यसभा के सदस्य के तौर पर मनोनीत करने का काम की है। राष्ट्रपति भी तो द्रौपदी मुर्मू ही है, महिला ही है, उन्होंने की है। तो सुधा मूर्ति इस प्रकार से राज्यसभा की सदस्य बनी है, और इससे पहले इन्हें 2006 ईस्वी में पद्मश्री अवार्ड, 2023 ईस्वी में पद्म भूषण अवार्ड, ये सब अवार्ड से सुधा मूर्ति जो है आपको नवाजी गई है। आगे अब आप हेडिंग मारिए, ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, सुनिए, आइएगा यहां पे, समझिएगा। और ऑपरेशन इंद्रावती भी मार्च 2024 में शुरू हुआ है, मार्च 2024 में शुरू हुआ है। क्या है ऑपरेशन इंद्रावती, इसको हम लोग थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, उत्तरी अमेरिका महादेश और दक्षिणी अमेरिका महादेश के बीच में जो जलीय भाग है, ये कैरिबियन सागर है। ये जो जलीय भाग है, ये कैरिबियन सागर है। कैरिबियन सागर में क्यूबा देश मिलेगा। क्यूबा यहां है, क्यूबा के आप पूरब में जाइएगा तो हैती देश मिलेगा। हैती देश का नाम क्या है? हैती देश का नाम है। कैरिबियन सागरीय देश है हैती, छोटा सा एक द्वीपीय देश है हैती। और हैती के पूरब में जाइएगा तो डोमिनिकन रिपब्लिकन मिलेगा, मतलब डोमिनिकन गणराज्य मिलेगा। हैती के पूरब में जाइएगा तो यहां पर है आपको डोमिनिकन गणराज्य। तो क्यूबा और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में हैती नामक एक कैरिबियन सागरीय देश है। यहां पे हुआ क्या है? भूखमरी, बेरोजगारी, अकाल जैसी, भूखमरी, बेरोजगारी और अकाल जैसी स्थिति हैती में उत्पन्न हो गई। लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। तो इसमें जो बलशाली है, जिसके पास अस्त्र शस्त्र है, अस्त्र शस्त्र के बल पर हैती में लूटपाट, संपन्न लोगों का लूटपाट होने लगा। तो विश्व के जिस भी देश के नागरिक हैती में थे, वो अपने नागरिकों को वहां से निकालने का काम किया। अगर बात भारत की हम लोग करें तो भारत के कुछ नागरिक हैती देश में भी रहते हैं। भारत के नागरिक कौन देश में नहीं रहते हैं? जैसे बिहारी कौन राज्य में नहीं है? भारत के 2800 राज्य में बिहारी है। वैसे ही भारतीय आप मान करके चलिए, अरे हमारे देश का आबादी बहुत ज्यादा है और हमारे देश की समस्या के कारणों में एक प्रमुख कारण आबादी है। तो भारत के कुछ लोग हैती देश में रहते हैं, तो अब भारतीयों के साथ भी लूटपाट होने लगा। तो भारत सरकार ने ऑपरेशन इंद्रावती के माध्यम से भारतीयों को हैती से बाहर निकालने का काम किया, या हैती में फंसे भारतीयों को बाहर निकालने के लिए भारत सरकार ने जो ऑपरेशन किया, उसी को ऑपरेशन इंद्रावती कहते हैं। और इस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार कर क्या रहा है पता है? मतलब हैती से उन लोगों को भारत नहीं बुला रहा है, बल्कि हैती के बगल में है डोमिनिकन गणराज्य, भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट कर दे रहा है।
भारतीयों को डोमिनिकन गणराज्य में शिफ्ट कर दे रहा है कि वहां पर लूटपाट हो रहा है, तो अब आप लोग जो है बगल वाला देश में जाकर के शिफ्ट हो जाइए। समझे बात को? तो यही है ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन इंद्रावती।